वृद्धि। वृद्धि, देखिए वृद्धि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ। आइए इसको समझ लीजिए, इसमें समझने वाली बात क्या है। वृद्धि क्या सिर्फ सजीव में होगा या निर्जीव में भी होगा? हायर क्लास में आप लोग पढ़िएगा, उच्चतर कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे कि वृद्धि सजीव और निर्जीव में भी होता है, लेकिन मैं यही बता देता हूं ताकि जो भी आपका अवधारणा बने वो एक सुस्पष्ट बने और आप लोग की जानकारी सीमित नहीं हो, स्पष्ट हो। तो वृद्धि कहाँ होगा? वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में होगा। सजीव और निर्जीव दोनों में होगा वृद्धि। अब आइए देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए घर का कहीं कूड़ा फेंका जा रहा है, तो कूड़ा क्या है? निर्जीव है ना, निर्जीव कूड़ा। अब डेली सब कोई वहीं पे कूड़ा फेंक रहा है, तो क्या होगा? 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन में क्या होगा? वहां बहुत ज्यादा कूड़ा जमा हो जाएगा। तो कूड़ा में तो वृद्धि हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सजीव है, लेकिन फिर भी तो उसमें वृद्धि हो रहा है, यानी वृद्धि निर्जीव में भी हो सकता है। और मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई 6 महीने का बच्चा है, फिर वो 2 साल का हो जाएगा, या पौधा में ही हम लोग बात कर ले, कोई 6 महीने पुराना पौधा है, फिर वो 2 साल बाद और बड़ा हो जाएगा, 5 साल बाद और बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि निर्जीव में भी वृद्धि हो रहा है, सजीव में भी वृद्धि हो रहा है। तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कैसे हमको अंतर पता चलेगा कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है? तो इसके लिए जो थंब रूल है बच्चों, वो ये है कि जब भी सजीव में वृद्धि होगा ना, ये हमेशा आंतरिक होगा। कैसा होगा? आंतरिक होगा। मतलब क्या? अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। और निर्जीव में क्या होगा? जो वृद्धि होगा ये क्या होगा? बाह्य होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी अगर सजीव में वृद्धि होगा तो ये हमेशा अंत होगा, आंतरिक प्रक्रिया होगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना तो शरीर के अंदर गया ना, उसके बाद हम लोग का जो वृद्धि होता है वो अंदर से ही ना होता है, बाहर से नहीं ना होता है। लेकिन कूड़े के ढेर में हम लोग क्या आ रहे हैं? हम लोग तो बाहर से वहां गार्बेज जमा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जब भी हम लोग सजीव में वृद्धि की बात करेंगे तो आपको क्या समझना है कि सजीव का, ध्यान से सुनिएगा, सजीव का अगर द्रव्यमान बढ़ गया उसको वृद्धि बोलेंगे, सजीव का अगर वजन बढ़ गया उसको वृद्धि बोलेंगे, सजीव का अगर ऊंचाई बढ़ गया तो उसको भी वृद्धि बोलेंगे। लेकिन ये वृद्धि कैसा होना चाहिए? अपरिवर्तनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अपरिवर्तनीय होना चाहिए वृद्धि। अब अपरिवर्तनीय का मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कूड़ा के केस में क्या था? वहां से अगर कूड़ा कोई हटा देगा तो फिर तो वृद्धि तो कम हो गया ना। लेकिन सजीव के केस में क्या हम लोग देखेंगे? अगर एक बच्चा का हाइट बढ़ गया तो फिर क्या उसके हाइट को छोटा किया जा सकता है? यही मूल अंतर है सजीव और निर्जीव में वृद्धि का, कि सजीव का जब भी वृद्धि होगा तो कैसा होगा? वो अंदर से होगा, वो आंतरिक होगा। और साथ ही साथ जो उसका वृद्धि होगा वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब उसको फिर से हम लोग पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते हैं। यही मूल अंतर है सजीव और निर्जीव के वृद्धि में। तो यहां हम लोग को क्या मिला? 2 जैव प्रक्रियाएं मिली, एक का नाम था श्वसन और दूसरे का नाम था वृद्धि। इसको हम लोग आगे देखेंगे। और वृद्धि तो अब आप लोग देख चुके हैं, अब वृद्धि के बारे में एक आप लोग की अवधारणा बन चुकी है जो कि आप लोग कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम लोग फर्दर देखते हैं आगे, आगे क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे फिर क्या कहता है। आगे बोलता है कि देखिए ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। अब देखिए, अब बहुत ऐसा पौधा है कि जिसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, लेकिन तो भी वो क्या है? वो सजीव है। जैसे आपको ये एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे तुलसी जी का पौधा लीजिए, तो उसका तो एक फिक्स्ड हाइट है ना, उस हाइट के जाने के बाद तो वो नहीं ना बढ़ सकता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो निर्जीव है, वृद्धि तो उसमें आपको दिख नहीं रहा है। जैसे कोई बहुत छोटा पौधा हो गया, या फिर वैसा पौधा ले लीजिए जो कि ये कुछ उत्तक का ही बना हुआ है, तो उस केस में भी आपको वृद्धि नहीं दिखेगी। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना है कि वो निर्जीव है। ठीक है, आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है।
तो ये पूरे डिस्कशन से हम लोग क्या समझ पाए कि जरूरी नहीं है कि जो भी लक्षण हम लोग दिख रहा है उसके आधार पर तय करके हम लोग बोल दे कि हाँ ये निर्जीव है या सजीव है। हो सकता है कि उसमें जीवन का कोई लक्षण ना दिखे बाहरी तौर से, लेकिन फिर भी वो क्या हो, सजीव हो। तो बाहरी रूप से जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं सजीव में, उसके आधार पे हम ये निश्चय नहीं कर सकते हैं कि ये निर्जीव है या सजीव है। लेकिन एक तरीका, एक लांछनिक गुणवत्ता ये हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अगर उसमें वृद्धि हो रहा है तो ये सजीव है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वृद्धि नहीं हो रहा है तो वो निर्जीव होगा। क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। यहां पर हमारे पास एक शब्द आया सूक्ष्म। आइए इस शब्द को समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि पूरे विज्ञान में आप लोगों को प्रयोग में आएगा, इसलिए इस शब्द को समझना जरूरी है। आइए देखते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है शब्द? सूक्ष्म। ठीक है, अब सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, अब यही जब चेंज हो जाएगा तो इसको बोलेंगे सूक्ष्मतर। क्या बोलेंगे? सूक्ष्मतर। इसका मतलब हो जाएगा बहुत छोटा। क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। ठीक है, और अगर ये शब्द चेंज हो जाए, सूक्ष्मतम हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? सूक्ष्मतम, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। क्या? सबसे छोटा। मतलब फिर उससे छोटा संभव नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्मतम। और इसका तो हम लोग अध्ययन भी करते हैं। कहाँ अध्ययन करते हैं? दिमाग लगाइए। जब हम लोग परमाणु को परिभाषित करते हैं तो क्या बोलते हैं? पदार्थ की क्या बोलते हैं? सूक्ष्मतम इकाई। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, यानी उससे अधिक छोटा कण संभव नहीं है। क्लियर है? अब ये मैं क्यों बता रहा हूं वो देखिए। तो सूक्ष्म के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंग्लिश का शब्द माइक्रो। क्या यूज करते हैं? माइक्रो। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा ना? माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कोशिका हो गया, उत्तक हो गया। इसीलिए हम लोग क्या किसका उपयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी का। क्लियर है? आइए अब फर्दर देखते हैं। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? हाँ बिल्कुल आवश्यक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, अब खाना हमारे शरीर के अंदर गया तो क्या होगा? पाचन होगा और शोषण होगा। तो वो जो पाचन और अवशोषण का जो गति है, खाना कैसे पच रहा है, कैसे खून में अवशोषित हो रहा है, ये तो हम लोग को दिख नहीं रहा है ना, लेकिन फिर भी तो ये जीवन के लिए आवश्यक है ना। तो हाँ हम लोग बोलेंगे कि अदृश्य आणविक गतियां जो हमारे शरीर के अंदर घटित हो रही है, जो सजीव के शरीर के अंदर घटित हो रही है, वो जीवन के लिए अवश्य ही आवश्यक है, अवश्यंभावी है। उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आइए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, तो इस पे थोड़ा आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पे हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होना भी चाहिए। अब आगे देखिए, वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। अब यहाँ हमारे पास एक नया टर्म मिला, विषाणु। तो आइए हम समझते हैं कि विषाणु क्या होता है। हम लोग क्या देखेंगे कि विषाणु क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि विषाणु क्या होता है। तो यहाँ हमको एक नया शब्द मिला, विषाणु। तो विषाणु के बारे में जैसा नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? विष और अन्न। विष मीन्स पॉइजन, तो ऐसा कुछ है क्या? आइए देखते हैं। तो विषाणु क्या शब्द है? विषाणु। अब आइए इसको समझ लेते हैं, थोड़ा इसमें जानने वाला है। एक हम लोग जो पहले से जानते हैं वो क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, उसी तरह है विषाणु। क्या है बाबू? विषाणु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वायरस। VIRUS, वायरस। याद रहेगा आप लोगों को
जीवाणु को क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। और विषाणु को क्या बोलेंगे? वायरस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विषाणु से हम लोग क्या समझते हैं, ये है क्या। देखिए, अभी तक तो आप लोग सिर्फ यही जानते थे कि दो कैटेगरी है, सजीव और निर्जीव। सजीव बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बहुत छोटा भी हो सकता है। सजीव एक कोशिकीय भी हो सकता है, जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो। अगर वो एक कोशिका का बना हो तो आंखों से देखिएगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो उसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। अब हमारे पास एक नया जीव आ गया जिसका नाम क्या है? विषाणु। और ये इतना छोटा है कि ये हम लोग को साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देता है। ये है क्या? देखिए, विषाणु के बारे में बोला जाए ना कि एग्जैक्टली क्या है, ये कोई नहीं जानता है। विज्ञान की दृष्टि से इसको रखा गया है, कहाँ रखा गया है? बोला गया है कि ये सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। क्या है ये? सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। तो फिर आपका प्रश्न हो जाएगा, सर जब आप बोल रहे हैं सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है, तो आप बताइए हमको कि ये सजीव है कि निर्जीव है। आप तो पूछ सकते हैं ना कि फिर आप हमको बताइए सजीव है कि निर्जीव है। तो ना तो ये सजीव है और ना ही निर्जीव है। ये है क्या? ये सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। अब अगला प्रश्न, आखिर इसको सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी क्यों बोला गया, उसको देखते हैं। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जब यह अपने होस्ट में या जिस जानवर को या जिस सजीव को ये इन्फेक्ट करेगी उसके अंदर रहेगा, तो ये विषाणु जो होगा ये कैसा बिहेव करेगा? सजीव की तरह। जिस भी जीव के अंदर इसका वास होगा तो वहां ये कैसा बिहेव करेगा? सजीव की तरह। लेकिन जब ये उस सजीव से, उस ऑर्गेनिज्म से, उस जीव जंतु से बाहर आ जाएगा, बाहर के वातावरण में आ जाएगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा? निर्जीव की तरह। ध्यान दीजिएगा, जिस जीव को इन्फेक्ट करने वाला है ये, उसके शरीर के अंदर अगर ये रहेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? सजीव की तरह। फिर वहां ये प्रजनन वगैरह सब कुछ करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर उसके शरीर से बाहर रहेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? निर्जीव की तरह। इसीलिए विषाणु को क्या बोला गया? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी। सजीव को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिविंग, LIVING, लिविंग। और निर्जीव को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या है फिर? आगे देखते हैं। सजीव यहां तक तो हम लोग का हो गया, विषाणु तक का। अतः इसी कारण यह देखिए, ये बुक भी बोल रहा है, अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। कौन? विषाणु। अब तो और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है, ये बता चुके हैं। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। संरचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी सीखते जाइए, जहां से जो मिले वो सीखते जाइए। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर। संरचना का इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रक्चर। ठीक है। सुसंगठित, सुसंगठित का मतलब क्या हुआ? सुसंगठित। यहां हमको एक और शब्द मिला, क्या मिला? सुसंगठित। सुसंगठित, सुसंगठित, सुसंगठित। सुसंगठित इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्या? वेल ऑर्गेनाइज्ड। एज फॉर एग्जाम्पल